हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फार्मेशन। जैसा कि हम पढ़ रहे थे फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ इन रिलेशन टू इट्स बायोलॉजिकल एक्शन, तो उसमें हमारे कुछ टॉपिक्स बचे थे। उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सॉल्युबिलिटी, पार्टीशन कोफिशिएंट और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। अब पहला टॉपिक है हमारा सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्यों ज़रूरी है? किसी भी ड्रग, जब हम कोई भी ड्रग लेते हैं तो उसको सॉल्युबल होना ज़रूरी है हमारे बॉडी में जाने के बाद, क्योंकि अगर वो ड्रग सॉल्युबल ही नहीं होगा तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो उस ड्रग के एब्जॉर्प्शन के लिए उसको सॉल्युबल होना ज़रूरी होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन बोलता है कि द एबिलिटी ऑफ अ ड्रग टू डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट इज रिफर टू एज अ सॉल्युबिलिटी। मतलब कि उस ड्रग की एबिलिटी कि वो सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। विच इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्रग डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट फॉर्मिंग अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन अंडर अ फिक्स सेट ऑफ टेम्परेचर, पीएच एंड प्रेशर। इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम अमाउंट में ड्रग, वो जो ड्रग है वो कितना हमारे सॉल्वेंट में, मतलब कि हमारे फिजियोलॉजिकल मीडिया में वो डिजॉल्व हो रहा है, इसी को हम यहाँ पे सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, डिफाइंड टेम्परेचर, पीएच एंड प्रेशर पे। Any drug to be absorbed must be present in the form of solution at the site of absorption for orally administered drug। देखो क्या होता है, जब हम ओरली लेते हैं किसी भी ड्रग को तो उसको सॉल्यूशन फॉर्म में होना जरूरी है। या तो हम उसको लिक्विड फॉर्म में ले, या तो अगर हम टैबलेट या फिर कैप्सूल फॉर्म में ले रहे हैं तो वो हमारे बॉडी में जाने के बाद डिजॉल्व हो जाए। सॉल्युबिलिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर टू अचीव देयर डिजायर कंसेंट्रेशन ट सिस्टेमिक सर्कुलेशन फॉर इट्स मैक्सिमम बायोलॉजिकल एक्शन। देखिए क्या होता है कि अगर आपको मैक्सिमम बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स चाहिए तो उसके लिए आपके जो ड्रग, आपका जो ड्रग है उसका जो डिज़ायर कंसंट्रेशन है आपके बॉडी में पहुंचना जरूरी होता है इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। जैसे कि यहाँ पे हम सॉल्युबिलिटी के कुछ पैरामीटर्स देख सकते हैं। ये है हमारा सॉल्युबिलिटी, जिसको हम बहुत सारे टर्म्स में यहाँ पे डिफाइन करते हैं, जैसे कि वेरी सॉल्युबल, फ्रीली सॉल्युबल। एंड उसके बाद यहाँ पे पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट दिए गए हैं और पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व। ये हम थर्ड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारे कोर्स में दिया हुआ है तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व मतलब कि एक पार्ट ऑफ सॉल्यूट को डिजॉल्व करने के लिए कितने अमाउंट ऑफ यहाँ पे सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक पार्ट ऑफ सॉल्यूट, अगर हमारे एक पार्ट ऑफ सॉल्वेंट में फ्रीली डिजॉल्व हो रहा है तो उसको हम वेरी सॉल्युबल बोलते हैं। अगर एक पार्ट ऑफ सॉल्यूट हमारे 1 to 10 पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो रहा है तो उसको हम फ्रीली सॉल्युबल बोलते हैं। अगर एक पार्ट ऑफ सॉल्यूट हमारे 10 to 30 पार्ट्स में सॉल्युबल हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्युबल बोलते हैं। अगर 1 पार्ट ऑफ सॉल्यूट 30 to 100 पार्ट्स में पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो रहा है तो उसको हम स्पेरिंगली सॉल्युबल बोलते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे ऐसा पूछा जा सकता है कि कितने जो स्पेरिंगली सॉल्युबल है उसमें कितने पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऑप्शनल में आता है, बहुत सारे ऑप्शन दिए जाते हैं, तो आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना आप। और यहाँ पे 1 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो अगर 100 to 1000 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट की उसको रिक्वायरमेंट हो रही है तो उसको हम स्लाइटली सॉल्युबल बोलते हैं। अगर उसी 1 पार्ट ऑफ सॉल्यूट को 1000 to 10,000 सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट हो रही है तो उसको हम यहाँ पे वेरी लेस सॉल्युबल बोलते हैं। हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो सॉल्युबिलिटी को या तो लिपोफिलिसिटी अफेक्ट कर सकती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पार्टीशन कोफिशिएंट, आयनिक इंटरेक्शंस, ड्रग मॉलिक्यूलर साइज एंड सेफ एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये सारी चीज़ यहाँ पे ड्रग की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है ड्रग की परमिएबिलिटी और उसकी सॉल्युबिलिटी को बताने के लिए एक सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं BCS, मतलब कि बायो फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो ये क्या होता है? देखिए, द वर्ड BCS रिलेटेड बायो फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर ड्रग्स विच इज बेस्ड एक्वा सॉल्युबिलिटी एंड परमिएशन ऑफ ड्रग थ्रू GI ट्रैक। ये क्या बताता है? BCS हमें ये बताता है कि हमारा कोई भी पर्टिकुलर ड्रग है उसकी एक्वा सॉल्युबिलिटी कितनी है और वो हमारे GI ट्रैक में जाने के बाद कितना उसको परमिएट कर पा रहा है और कितना वहाँ पे अब्जॉर्ब हो पा रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो BCS होता है उसको हम 4 क्लास में क्लासीफाई कर सकते हैं, एक क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 4। ठीक है, तो क्लास 1 में आता है हमारा हाईली सॉल्युबल एंड हाईली परमिएबल। तो हाई सॉल्युबल और हाई परमिएबल कौन कौन से ड्रग होते हैं? जैसे कि हमारा प्रोप्रेनोलॉल, ये सॉल्युबल भी, इसकी सॉल्युबिलिटी भी हाई होती है, उसकी परमिएबिलिटी भी हाई होती है। तो आप इन सब में से मैं सारे एग्जांपल्स दे दी हूँ, आप यहाँ पे से एक एक एग्जांपल याद कर लेना। क्लास 2 में लो सॉल्युबल एंड हाई परमिएबल, ऐसे ड्रग जो लो सॉल्युबल होते हैं लेकिन उसकी परमिएबिलिटी हाई होती है, जैसे कि यहाँ पे आप याद कर सकते हैं फिनाइटोइन। अब हाई सॉल्युबल क्लास 3 में ऐसे ड्रग आते हैं जो हाईली सॉल्युबल होते हैं लेकिन उसकी परमिएबिलिटी लो होती है, जैसे कि आप अपने रेनिटिडिन, एटेनोलॉल याद कर सकते हैं। और क्लास 4 में ऐसे ड्रग आते हैं जिसकी सॉल्युबिलिटी भी लो होती है और उसकी परमिएबिलिटी भी लो होती है। ऐसे इसके लिए आप यहाँ पे कीटोप्रोफिन याद कर सकते हैं। तो इसको याद करने के लिए आप यहाँ पे जो स्टार्टिंग के जो वर्ड्स हैं उसको कीवर्ड बना के याद कर सकते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में HH हाई सॉल्युबल हाई परमिएबल, सेकंड में यहाँ पे अब इसको हम क्या कर देते हैं? लो और हाई कर देते हैं, LH। देन इसको जस्ट उल्टा कर देंगे आप तो ये HL हो जाएगा। देन हाई था तो लास्ट में आप लो कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या होता है सॉल्युबिलिटी का। ठीक है, तो बायो अवेलेबिलिटी ऑफ अ ड्रग मेनली डिपेंड्स ऑन देयर सॉल्युबिलिटी इन अ गिवन सॉल्वेंट सिस्टम। सिंपल सी बात है, जो बायो अवेलेबिलिटी होती है ड्रग की वो किस पे ज़्यादा डिपेंड करता है? सॉल्युबिलिटी पे, क्योंकि जितना ज़्यादा हमारा ड्रग सॉल्युबल होगा उतना ही ज़्यादा वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुँचेगा। ड्रग, अब सेकेंड बोलता है कि ड्रग या फिर सॉल्यूट बोल सकते हैं, मस्ट बी इन दी सॉल्यूशन
बिफोर इट कैन एब्जॉर्ब बाय बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन एंड सो इट्स एक्टिविटी। जो भी आपका ड्रग है वो एब्जॉर्ब होने से पहले सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट होना जरूरी है, क्योंकि जब भी वो सॉल्यूशन फॉर्म में होगा तब वो हमारे जितने भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है उसको ईजिली क्रॉस कर पाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं पार्टीशन कॉफिशिएंट क्या होता है। तो पार्टीशन कॉफिशिएंट ये बताता है कि कोई भी हमारा ड्रग वो या तो लिपोफिलिक है या हाइड्रोफिलिक है, ये हमारा पार्टीशन कॉफिशिएंट बताता है। ठीक है, तो जब हम किसी भी ड्रग का प्रिपरेशन करते हैं तो उस टाइम हमको पार्टीशन कॉफिशिएंट की जरूरत पड़ती है। इससे हम पता करते हैं कि हम जो पर्टिकुलर ड्रग बना रहे हैं वो लिपिड में ज़्यादा सॉल्युबल होगा या फिर एक्वस सॉल्यूशन में। इससे हमें ये पता चल रहा है जैसे हम कोई ड्रग बना रहे हैं वो बॉडी में जाने के बाद अनआयोनाइज्ड फॉर्म में है या मतलब कि लिपिड फॉर्म में है, तो हमारे जितने भी कंपार्टमेंट्स हैं बॉडी के सेल है उसको ईजिली क्रॉस करेगा। Some drugs may be poorly absorbed from oral administration even though they are available in unionized state। क्या होता है, कुछ ड्रग अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होते हैं, अनआयोनाइज्ड मतलब कि लिपोफिलिक फॉर्म में होते हुए भी ठीक से अब्जॉर्ब नहीं होते। अब यहाँ पे पार्टीशन कोफिशिएंट इज प्रॉपर्टी विच अकाउंट्स फॉर एनी ड्रग लिपिड सॉल्युबिलिटी। जैसा कि हम जानते हैं कि जो पार्टीशन कोफिशिएंट है वो ये बताता है कि कोई भी हमारा ड्रग वो कितना लिपिड सॉल्युबल है। हम ये प्रैक्टिकल थर्ड सेमेस्टर में भी कर चुके हैं। उसमें हम क्या करते थे, एक यहाँ पे सेपरेटिंग फनल लेते थे, उसमें 2 इमिसिबल लिक्विड हम फिल करते थे। 2 इमिसिबल लिक्विड फिल करने के बाद उसमें हमारा जो ड्रग है जिसको हम चेक करना होता था कि वो लिपिड में ज़्यादा सॉल्युबल है या फिर एक्वस फेज में, तो उसको हम वहाँ पे डालते थे। देन उसको शेक करते थे। शेक करने के बाद ये जो सेपरेटिंग फनल होता था उसको हम स्टेबल रख देते थे जब तक कि वो इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। देन ये जो पर्टिकुलर ड्रग है वो दोनों ही फेज में अपने अकॉर्डिंग वो जिस नेचर का है उसमें डिस्ट्रीब्यूट होता था। देन लास्ट में हम उसको चेक करते थे कि हमारे पर्टिकुलर ड्रग कौन सी नेचर का है। अगर वो एक्वस फेज में ज़्यादा डिसॉल्व हुआ तो हमारा जो ये ड्रग है वो एक्वस नेचर का है, और अगर ये हमारे लिपिड वाले फेज या ऑर्गेनिक फेज में ज़्यादा डिसॉल्व होता था तो हम ये समझते थे कि हमारा जो ड्रग है वो लिपिड वाले फॉर्म में ज़्यादा वहाँ पे एब्जॉर्ब होगा। तो लिखा है कि इफ अ ड्रग और केमिकल एडेड टू अ सिस्टम ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड देन दैट केमिकल और ड्रग विल टेंड टू डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ बिटवीन 2 इमिसिबल अंटिल द इक्विलिब्रियम। जब तक उस पर इक्विलिब्रियम ना आ जाए तब तक वो डिस्ट्रीब्यूट होता रहता था। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज अ ड्रग पार्टीशन, और इसी प्रॉपर्टी को हम ड्रग पार्टीशन कहते हैं। Thus, the partition coefficient can be expressed as the ratio of drug concentration in the organic phase to its concentration in the aqueous phase। मतलब कि यहाँ पे वो बताता है कि उस ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन कितना है एक्वस फेज में अपन उस ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन इन ऑर्गेनिक फेज। ड्रग्स हैव हायर पार्टीशन कॉफिशिएंट हैज़ मोर लिपोफिलिक एंड एब्जॉर्ब मोर रेयरली। जो ड्रग उसका जिस ड्रग का हायर पार्टीशन कॉफिशिएंट होगा वो ज़्यादा लिपोफिलिक होगा और ज़्यादा मोर रेयरली वहाँ पे एब्जॉर्ब होगा हमारे बॉडी कंपार्टमेंट्स में। Drugs with higher partition coefficient can easily pass through various body compartments and show better pharmacological response। अगर हमारा ड्रग क्या है अगर उसका पार्टीशन कोफिशिएंट ज़्यादा है तो लिपोफिलिक फॉर्म में होगा, सिंपल सी बात है। और हमारे जितने भी बॉडी कंपार्टमेंट्स है उसको ईजिली वो क्या करेगा, परमिएट कर पाएगा और फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करेगा। लिपोफिलिक ड्रग्स विथ अ हायर पार्टीशन कोफिशिएंट आर मोर इजिली डिस्ट्रीब्यूटेड इन लिपिड बाइलेयर। जो हमारा लिपिड बाइलेयर होता है उस पर इजिली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब इन केस ऑफ हाइड्रोफिलिक ड्रग्स, तो हाइड्रोफिलिक ड्रग्स विथ लोअर पार्टीशन कोफिशिएंट मोर इजिली डिस्ट्रीब्यूटेड इन हाइड्रोफिलिक कंपार्टमेंट। एग्जाम्पल ब्लड। देखो जो हमारा ब्लड होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है। तो जो हमारे हाइड्रोफिलिक ड्रग होते हैं वो इजीली हमारे सर्कुलेशन में जाके फ्लो करते हैं और जो डिज़ायर्ड जहाँ पे उसको साइट पे जाना होता है वहाँ पे जाके अपना एक्शन शो करते हैं। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी से क्या रिलेशन है पार्टीशन कोफिशिएंट का। इट अफेक्ट ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ड्रग के एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है। हेल्प्स टू नो द नेचर ऑफ ड्रग दैट इज हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक फॉर इट्स सॉल्युबिलिटी। मीन्स ये ड्रग के नेचर को भी बताता है कि वो हमारा हाइड्रोफिलिक है या फिर लिपोफिलिक है। अगर पार्टीशन कोफिशिएंट हाई हुआ तो वो हमारा लिपोफिलिक है, और अगर पार्टीशन कोफिशिएंट लो हुआ तो हमारा हाइड्रोफिलिक है। इट कैन बी मेजर्ड थ्रू दी सेपरेशन मेथड। जो सेपरेशन मेथड हम प्रैक्टिकल करते थे उसके थ्रू हम इसको मेजर कर सकते हैं। ये वही है कि प्रैक्टिकल के टाइम अगर के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है इसका मतलब है कि पार्टीशन कोफिशिएंट ज़्यादा है और हमारा ड्रग लिपोफिलिक है, और अगर के की वैल्यू यहाँ पे लेस देन 1 आती है तो हमारा जो ड्रग है वो हाइड्रोफिलिक होता है। अब है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करता है, वाटर सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करता है और हमारा जो भी ड्रग मॉलिक्यूल है उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो हेल्प करता है। मीन्स अगर हमारा कोई ड्रग क्या है हाइड्रोफिलिक इन नेचर है तो वो इजिली यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ये हमें पहले से ही पता है। तो बोलता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए स्पेशल डाइपोल इंटरेक्शन बिटवीन दी हाइड्रोजन एटम इन अ पोलर बॉन्ड सच एज दी नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन फ्लोरीन हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन। अब इसका मतलब क्या है कि जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है स्पेशल टाइप का डाइपोल इंटरेक्शन होता है। अब डाइपोल इंटरेक्शन मतलब क्या, जैसे कि यहाँ पे H2O है हमारा वाटर है, तो इसमें क्या होता है ये हमारा पॉजिटिव है ये हमारा नेगेटिव है, तो दोनों के बीच यहाँ पे इंटरेक्शन हुआ तो इसी को तो हम बोलते हैं डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में इंटरेक्शन होता है। तो हमारा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसी तरह का एक इंटरेक्शन होता है जिसमें हमारा हाइड्रोजन एटम है वो किसी भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ क्या होता है यहाँ पे बॉन्डेड होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो हाइड्रोजन है यहाँ पे स्लाइटली
पॉजिटिव है। अब स्लाइटली पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि हमारा ऑक्सीजन नेगेटिव है, तो ये इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है ना। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमारा हाइड्रोजन यहाँ पे स्लाइटली क्या है? पॉजिटिव है। तो ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो पॉजिटिव वाले पार्ट के साथ जुड़ने की कोशिश करेगा। जैसे कि यहाँ पे ये हमारा नेगेटिव पार्ट कुछ इस तरह से ये पॉजिटिव पार्ट के साथ बॉन्ड बनाएगा। उसी तरह ये वाला जो पार्ट है वो इसके साथ, ये पॉजिटिव है हमारा तो इसके साथ कुछ इस तरह से, तो इस तरह से हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। When any highly electronegative atom like fluorine, oxygen and nitrogen is attached with a hydrogen atom, then hydrogen become electron deficient, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, and they make a weak attraction force bond with another electron rich molecule and this is called hydrogen bonding। और इसी बॉन्डिंग को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन से उसको हम शो करते हैं, कुछ इस तरह से हम डॉटेड लाइन से उसको शो करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे दो तरह के हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको देखने को मिलते हैं, एक इंटरमॉलिक्यूलर और दूसरा इंट्रामॉलिक्यूलर। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इसके एमसीक्यू भी पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप अच्छे से समझिएगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर में दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो उस तरह के बॉन्डिंग को हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर। और इंट्रामॉलिक्यूलर किसको बोलेंगे? एक ही मॉलिक्यूल के दो एटम के बीच में अगर बॉन्डिंग हो रही है, तो इसको भी हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले इंटरमॉलिक्यूलर, तो व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फॉर्म्ड बिटवीन द टू और मोर मॉलिक्यूल्स, दिस गिव एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल एंड फॉर्म अ डाइमर और ट्राइमर्स। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये पहले हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, दूसरी, तो इन दोनों के बीच में ऑक्सीजन नेगेटिव है, हाइड्रोजन पॉजिटिव है, एक बॉन्ड बना, इसी को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। और ये क्या फॉर्म कर रहा है? इसी तरह और मॉलिक्यूल से, यहाँ पे ये तीन मॉलिक्यूल है तो ट्राइमर, अगर दो रहता तो डाइमर, इस तरह से फॉर्म करता है। या अमोनिया के मॉलिक्यूल के साथ भी कुछ इसी तरह से हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आता है हमारा यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा मतलब कि हमने अभी भी कहा कि अगर एक ही मॉलिक्यूल के दो एटम के बीच में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फॉर्म बिटवीन टू एटम्स विदिन अ मॉलिक्यूल, दिस रिजल्ट इन अ फॉर्मेशन ऑफ अ रिंग, और एक रिंग का फॉर्मेशन कर लेता है। जैसे कि आप यहाँ पे, हाँ, आपको एक और चीज़ बता दूँ कि अगर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज होती है, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उस केस में सॉलिबिलिटी इंक्रीज होती है। अब देखते हैं कि इसका क्या रोल है। यहाँ पे आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, एस्पिरिन, इसका अगर आप आयुपेक नेम देखें तो 1-phenyl 2,3 डाईमिथाइल 5-पैराजोलोन हैज़ अ एनाल्जेसिक एक्टिविटी। अब क्यों है तो देखिए, पहले इसका मैं आयुपेक नेम आपको समझा दूं। तो 1-phenyl, 1 पोजीशन पे फिनाइल है, 2-3 डाईमिथाइल, सेकंड और थर्ड पोजीशन पे दो मिथाइल ग्रुप है, एंड फिफ्थ पोजीशन पे यहाँ पे ओन ग्रुप है, इसलिए इसको हम बोल देते हैं टोटल पैराजोलोन। यहाँ पे किसी भी तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, इसीलिए इसकी एनाल्जेसिक एक्टिविटी हाई होती है। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया कि जहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, वहाँ पे सॉलिबिलिटी डिक्रीज होता है, और सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगा तो वो इजीली एलिमिनेट नहीं होगा हमारे बॉडी से, और सीएनएस को इजीली क्रॉस करेगा। क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक नहीं है, वो लिपोफिलिक हो जाएगा, क्योंकि वो इजीली एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा है। तो इट इज़ अ वेल नोन एनाल्जेसिक एजेंट। एंटीपायरिन कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड एंड हैज़ अ ओनली कंपैरेटिवली वीक अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल, बहुत वीक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, एंड हैंस इट इज़ फ्रीली सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर मतलब कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में क्या हो जाते हैं, इजिली सॉल्युबल हो जाते हैं, एंड इजिली पेनेट्रेट सीएनएस। और हम जानते हैं कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो हाईली लिपोफिलिक होता है, इसलिए ये जो ड्रग है ये इजिली क्या करते हैं, यहाँ पे सीएनएस को पेनेट्रेट करता है और हमको एनाल्जेसिक एक्टिविटी शो करता है। अब यहाँ पे हम सेकंड एग्जांपल देखें, 1-phenyl 3-methyl 5-पैराजोलोन का। ये इनएक्टिव होता है। अब इनएक्टिव क्यों होता है? क्योंकि ये दो मॉलिक्यूल के बीच में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, और हमें पता है कि जब दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, जिसकी वजह से हमारा जो भी ड्रग है वो हाईली क्या हो जाता है, हाइड्रोफिलिक हो जाता है और इजिली एक्सक्रीट आउट हो जाता है, जिसकी वजह से ये अपना पूरा एक्शन शो नहीं कर पाता, इसलिए ये इनएक्टिव होता है। तो इट हैज़ अ नो एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज, फॉर्म अ लीनियर पॉलीमर ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड ड्यू टू हैव अ लार्ज साइज की वजह से क्या नहीं कर पाता, पेनिट्रेट नहीं कर पाता। लार्ज साइज ऑफ पॉलीमर एंड रिड्यूस्ड सॉलिबिलिटी, इट कैन नॉट बी एब्जॉर्ब एंड नो बायोलॉजिकल एक्शन, इसलिए इसका कोई बायोलॉजिकल एक्शन नहीं होता और ये हमारे सीएनएस को भी पेनेट्रेट नहीं कर पाता। यहाँ पे आप सेकंड एग्जांपल भी देख सकते हैं सैलिसिलिक एसिड का, जिसका आईपैक नेम होता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो इसका हाईली एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल रहा है विदिन अ मॉलिक्यूल, टू एटम्स के बीच में, तो लेस वाटर सॉल्युबल होता है और यहाँ पे गुड एंटी बैक्टीरियल एक्शन होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे पैरा एंड मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का, तो ये इनएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक पॉलीमर एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसकी वजह से ये इजीली अब्जॉर्ब नहीं हो पाता और ये इनएक्टिव होता है और एंटी बैक्टीरियल एक्शन शो नहीं करता। सो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। आगे हम पढ़ेंगे जितने भी हमारे फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ बचे हैं, हम ट्राई करेंगे उसे एक ही क्लास में कंप्लीट करने का।
सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। आप हैंड रिटन नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप या वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।